एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस या नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। ये समझ भी लग रही है कि समझ ऊपर से गुजर गई है? सर इस बारे में कम कुछ कह सकता मैं। अच्छा, तो साथ में कोई और काम भी कर रहे हैं या खाली इसी को सुन रहे हैं? नहीं सर, इधर ही है और तो कहीं नहीं है। अच्छा चलो, फिर बताओ ज़रा, ये इसमें क्या है? एग्जाम्पल में क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? एक मिनट देख लो। एक चार्ज पार्टिकल है, उसका मास है 2 किलोग्राम, और उसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज 3 कूलम, और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है जी पॉइंट नंबर 1 -2 सर ये तो 0। वो हो गया ना, F=ma के तरीके से भी हम निकाल सकते हैं ना, एक्सेलरेशन ही निकालनी है ना। देखते हैं, पता नहीं। 12x + 10ay t = 1 सेकेंड। अच्छा जी, सही है। सबसे पहले आपने एक्सेलरेशन निकालनी है, ओके। फिर आपने उसकी वेलोसिटी डिटरमिन करनी है, फिर आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी डिटरमिन करनी है, और फिर आपने t = 1 सेकेंड पे उसकी जो भी पोजीशन होगी वो आपने डिटरमिन सर करनी वैसे है। वेलोसिटी तो हमें गिवन भी है। जी जी ठीक है, t = 1 सेकेंड पे निकालनी है ना। देखो, अच्छा अच्छा ठीक है, वो फील्ड में आ गया। हाँ जी जी फील्ड में उससे चेंज होगी ना उसकी एक्सेलरेशन की वजह से। जी। तो आप बताइए जी, क्या करेंगे? आपने कहा जी कि F=ma करेंगे, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैंने तो सर एक रफ आइडिया लगाया, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं नहीं तो मैं ठीक है, कैलकुलेट कोई करूँगा, नहीं, लेकिन कोई बुरा बेटा, कोई बुरा आइडिया नहीं है, बुरा आइडिया नहीं है। सर इसमें एफ जो है वो जी। L×B करके निकाल दें, आई L×। दोबारा बताएं बेटा, सॉरी। दोबारा बताएं। सर IL×। सर एफ इसमें हम निकाल लेंगे, बाकी एम हमें पता है। एक ये हम काम कर सकते हैं, F=QE। मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें है नहीं। तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल का जो फार्मूला सर उसमें पढ़ा था हमने। जी जी, ये फोर्स आ गई ना चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो ये QE इस साइड के ऊपर आ जाएगा और MA इस साइड हाँ के जी ऊपर आ सर। जाएगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, एक्सेलरेशन आ जाएगी हमारे पास। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी का वेक्टर गिवन है वैसे। अब मुझे ये नहीं पता कि उसमें हम टाइम t = 1 सेकेंड हम उसमें कैसे पुट कर सकते हैं नहीं कर सकते। हाँ जी, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे या क्या करेंगे? सर इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी के लिए तो। ठीक है, चलें देखते हैं क्या किया हुआ। अच्छा जी, ओके, यहाँ तक हम ठीक हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया। हमारे पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया, और ठीक है, और हमारे पास वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन है, तो इन दोनों को हमने आपस में कंपेयर कर लिया, ऐसा कुछ किया। हाँ, कंपेयर किया, क्योंकि इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास कुछ ये कांस्टेंट्स आएंगे,
इन कांस्टेंट्स को डिटरमिन करने के लिए हमने एक एक्सेलरेशन की इक्वेशन, वेलोसिटी की इक्वेशन हमने एक्सेलरेशन से निकाल ली और एक हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ये काम हमने किया इस वजह से क्योंकि हमारे पास टी की कोई वैल्यू गिवन नहीं थी। जो ये यहाँ पे वेलोसिटी थी, ये सिर्फ स्पेशल वेलोसिटी हमें प्रोवाइड कर रहा था, इसमें कोई टी का एक्सप्रेशन अवेलेबल नहीं था। सो क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये सारी चीज़ें हम डिटरमिन करें। तो जब आपने ये काम कर लिया तो वेलोसिटी का आपके पास एक्सप्रेशन आ गया टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड के ऊपर, तो फिर काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई और फिर आपने सर ये उसकी x से t कैसे लिखा है सर इसने? क्या बेटा? सर ये ऐसे ये 18 निकल रहा है सर, ये इसने जब डेरिवेटिव लिया सर उसका, तो ये 18 बेटा और 15 आंसर आ रहा है। ये 18t + a कैसे आया सर? प्यारे बेटे, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। जी सर। इसको इंटीग्रेट करना है आपने, राइट? ऐसे ही है ना? जी तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या आएगा? ठीक है सर, ठीक है सर, समझ आ 18t गया, कांस्टेंट आ जाएगा 15t, साथ और एक। ठीक है? ठीक सही है। है ये? चलो ओके। अच्छा जी, इसको देखिए जी, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? टू किलोग्राम मास है, 1 कूलम है, चार्ज, वेलोसिटी उन्होंने कहा जी ये है। अब प्रीवियसली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो आई थिंक कि सारे का सारा काम रफली सर वो ही इलेक्ट्रिक की होगा। बजाय मैग्नेटिक फील्ड वाला फार्मूला जी होगा जी, इसमें। ठीक है। तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू यू क्रॉस बी आएगा हमारे पास, ठीक है। प्रीवियसली इट वाज क्यू ई, ठीक है। तो इस तरह से बाकी ट्रीटमेंट तकरीबन सारे का सारा सेम है। चलिए, अच्छा जी, ये बताइए जी, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये क्या है? ये इस तरह की चीज़ें अब आपके क्विज़ेस में, एग्जाम्स में इसी तरह की चीज़ें आएंगी, तो इनको आप ज़रा अच्छा हैंड्स ऑन आप लोगों ने करना है। आप लोग की डेट शीट भी आई गेस आ गई है आज। सर कब है पेपर? जी जी, पता नहीं, खोल के देखता हूँ, मैंने खोली नहीं है। सर ऐसी बातें तो ना करें ना। क्यों, क्या हुआ? इतना खुशगवार मौसम है, यार आपने डरा अल्लाह, दिया। तुम लोग, अल्लाह रहमत करे तुम लोग के ऊपर। अब पढ़ रहे हो तो तुम लोग को ग्रेजुएट होने का शौक नहीं है कि फिर ये सेमेस्टर से जान छूटे पास सर हो? आप खुद सोचें ये कैसे हम ग्रेजुएट हो रहे हैं। हम तो चाहते हैं हम यूनिवर्सिटी जाएं। ये हमें साल हो जाना यार मार्च में। कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर ही है मेरे ख्याल से। ऐसा होना तो बेहतर नहीं है। वो फिर अनपढ़ ही होना बेहतर है। नहीं नहीं, अनपढ़ किसी को होना बेहतर नहीं है। अच्छा क्या है यार तुम लोग का? EE17, राइट? EE17, जी सर। जी सर। ये पहला एग्जाम ही हमारे अच्छा आ ही गया। वेरी गुड। सर सर स्क्रीनशॉट आप भेज हमें सकते हैं। डेट क्या है भेज दें सर? स्क्रीनशॉट स्क्रीन या शेयर नहीं हो रही है आपकी वो वाली। जी जी, डेट वो शीट नहीं वाली नहीं सर। दिखा दें थोड़ी सर, सी वो यार, डेट बता दें। डेट शीट में दूसरी स्क्रीन पे देख रहा हूँ। लेकिन ये अभी टेंटेटिव है। खैर, उम्मीद तो है कि ये यही हो जाएगी फिक्स, लेकिन ये कि ये भी उन्होंने फैकल्टी को भेजी है फॉर एनी सजेशंस या क्लैशेस। तो 17 तक का उन्होंने हमें टाइम दिया है। तो 17 तक अगर कोई इसमें मसला ना हुआ तो वो फिर इसको नेक्स्ट वीक में पब्लिश कर देंगे कि भाई ये एग्जाम की डेट शीट है। सर डेट क्या है सर इसमें एग्जाम की? 4 तारीख बेटा, 4 जनवरी, लेस देन अ मंथ ना। आज 14 हो गई है। जी ठीक जी, तो 4 तारीख को बेटा, 4 जनवरी को, तो थोड़ा ही टाइम रह गया हमारे पास। 2 एक हफ्ते रह गए, पता नहीं 2 रह गए कि 3 रह गए, अल्लाह जाने। 1 तीन 2 और जो 3, एक चल 3 रहा है हफ्ते। और दो आगे।
जी 3 हफ्ते रह गए हैं, तो वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। अभी हमने एक अदद क्विज भी और लेना है किसी टाइम पे, देखिए कब लेते हैं। अच्छा जी बताएं यार, इसको हल कैसे करेंगे ये बता दें। इन्होंने ये कहा है जी कि ये एक लूप है, ठीक है, कॉइल है, और इसके अंदर से करंट पास कर रहा है I2 इस लूप से, ठीक है। I2 इसमें से पास कर रहा है करंट, और ये जो एक कंडक्टर ये पड़ा हुआ है जिसमें है करंट I1। अब वो कह रहे हैं कि जी इस I1 की वजह से, या इस कंडक्टर की वजह से इस कंडक्टर पे जो फोर्स आ रही है वो ये है जी, और आप ये बात साबित करें कि जी यही है। तो कैसे साबित करेंगे आप, क्या तरीकाकार है आपके पास साबित करने के लिए? क्यों भाई और बहनों? सर ओवरऑल फोर्स कैलकुलेट करेंगे इस पूरे सर वो लास्ट पे हमने कंडक्टर के ऊपर। फार्मूला निकाला था, ये वही होगा ना, F1 इज इक्वल टू म्यू नॉट L1 L2 बाय 4 पाई, और इस तरह कुछ लंबा सा। जी बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। अच्छा आपने ना फॉर्मूलों को रट्टे नहीं मारने, आपने ये देखना है कि फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है, ठीक है। आपको पता, ये आपको पता होना चाहिए कि डी, मतलब ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर आप फॉर्मूला कोई भूल भी जाएं तो भी आपको कोई मसला ना हो। आपको ये पता होना चाहिए कि डिराइव कैसे हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बस ये है, ठीक है। फोर्स जो है वो आइडियल बी है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स आनी है, राइट, ऐसे ही है ना। तो मैं आपको ये कह रहा था कि जब इसकी वजह से फोर्स आनी है तो आनी इसके ऊपर है, तो I2 DL2 क्रॉस B1। अब ये B1 डिटरमिन करने के लिए आप यहाँ पे बायोट सावर्ट लॉ लगा देंगे, ठीक है, जो कि हमें कह रहा है μ1 और IDL क्रॉस AR1 और 4 पाई R², ठीक है। समझ लगी बात की कि नहीं? इसको अब आप यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आपके पास जो फोर्स का फॉर्मूला कह रहे हैं, तो जो जो कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा है उसका इफेक्ट वो आपको मिल जाएगा। बहरहाल लुबे लुबाब ये है कि बॉटम लाइन है इसके, दिस इज़ वन कंडक्टर लेकिन दिस लूप हैज़ 4 सेक्शंस, तो दे वुड बी इंडिविजुअल फोर्सेस, इस सेक्शन पे अलहदा, इस सेक्शन पे अलहदा, इस पे अलहदा और इस पे अलहदा, 1 2 3 4, ठीक है। अब कई दफ़ा लोग ये बेवकूफ़ी मारेंगे, आप में से भी काफ़ी सारे लोग ये बेवकूफ़ी मारेंगे अगर मैं कहूँ कि ये सवाल आप हल करें। वो कहेंगे जी F1 इज़ इक्वल टू F3 है और F2 इज़ इक्वल टू F4 है, ठीक है। तो चलें F2 इज़ इक्वल टू F4 ये फिर भी शायद पॉसिबल हो, लेकिन F1 इज़ इक्वल टू F3 नहीं हो सकता कभी भी। तो बता सकते हैं कि क्यों एक दूसरे के, या ये क्यों इक्वल हो जाएगा? जल्दी बताएं, मेरे लैपटॉप की बैटरी कम रह गई है जनाब। कौन प्यारा बच्चा बताएगा ये बात जो मैं सर सवाल पूछ क्या क्या पूछा है आपने, फिर समझ नहीं आई सही से। F2 इक्वल टू F4 हो सकता है लेकिन F1 F3 के इक्वल नहीं हो सकता। जी मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग ना अगर इस सवाल को सॉल्व करने लगे ना, तो हो सकता है कि वो तस्वीर की सिमेट्री देख के खाली F1 कैलकुलेट कर लें और F2 कैलकुलेट कर लें और फिर कह दें कि जी F1 इज इक्वल टू F3 है और F2 इज इक्वल टू F4 है, क्योंकि सिमिलर सी नज़र आ रही है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। जी तो सर। ये आपसे इसकी वजह पूछ रहा हूँ कि आपका क्या ख्याल है कि ये इक्वल होने चाहिए या नहीं इक्वल होने चाहिए, पहले तो ये बात, और अगर नहीं होने चाहिए तो क्यों नहीं होने चाहिए, या अगर होने चाहिए तो क्यों सर होने बी चाहिए? सेम नहीं है सर उसमें। क्या नहीं है बेटा? सर बी सेम नहीं होगा ना उनका, क्योंकि जो वो वाला पोर्शन है सर वो जो करंट वाली वायर है सर उससे दूर होगा, क्योंकि वो हाँ, अ, उनका डिस्टेंस जो है ना, ये जो आर है, जी सर दिस इज आर डिफरेंट। स्क्वायर चेंज है सर दोनों का। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि
you have, अगर ये लूप को मैं ओरिजिन पे ले आऊं तो बताएं, तब आपका क्या ख्याल है इस बारे में? और इसको मैं पीछे ले जाऊं, अब बताएं, अब मैंने लूप को सिमेट्रिक कर लिया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पहले ये नहीं था, अब आपके इस बारे में क्या ख्याल है? अब ये I1 हो गया सर, अब सेम होगा। क्यों? अभी भी वही मसला है ना, इसका इसके साथ डिस्टेंस फर्क है, इसका इसके साथ डिस्टेंस सर वो फर्क है। साइड्स तो अभी भी सर वो आर तो इक्वल नहीं हो जाएगा फिर? नहीं बेटा, ये देखो, अगर तो डिले है तो आपको भी नजर आ जाएगा जो मैंने काम किया, एक ये है और एक ये है, अभी भी I1 को भी तो पीछे ले आया ना साथ में। हाँ, अगर मैं ये कहूँ सर अगर कि I1 उसी जगह पे रखें सर, सर ये आपकी ओरिजिन वाली बात समझ नहीं आई कि पहले वो ओरिजिन पे नहीं था और मैं अब ओरिजिन पे ले आया हूं। सर इसमें क्या डिफरेंस है? सिर्फ ये कह रहा था कि ओरिजिन के अबाउट लूप सिमेट्रिक हो जाएगा ना, मतलब सर ये वो तो अब जीरो भी ओरिजिन है। ठीक है सर, लेकिन वो जो करंट वाली वायर है वो और दूर चली गई है उससे, जी जी ओरिजिन जी, पे तो नहीं है ना कोई वो वायर फर्क, अब। जी जी, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सर वो केस एग्जैक्टली, वही रहेगा सर। जी जी, बिल्कुल यही पूछना चाह रहा था। चलो अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि F2 और F4 जो हैं वो ज़ीरो हैं, तो क्या आपका ख्याल है ये सही बात है या गलत बात है? सर सही बात हो सकती है, क्योंकि अच्छा, अगर तो कि वो रोटेट कर रहा है एक ही उस पे, इसको कहते हैं एक ओरिजिन बना के उस पे रोटेट कर रहा था। नहीं, ये तो देखो मेरी बात सुनो, लुक एट इट, इफ दिस इज द करंट सर तो वो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर है, राइट। ये वजह हो सकती है। जी, ये अब आप देखें ना, आइडियल को देखें और बी को देखें, तो क्या ये आइडियल और बी दोनों पैरेलल है यहाँ पे, इस केस में और इस केस में? जी सर, ठीक है ना, तो DL क्रॉस B पैरेलल के लिए ज़ीरो हो जाएगा ना, ठीक है सर। ठीक है ना। इन ऑर्डर फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट टू एग्जिस्ट ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो इस वाले केस में अगर आप देखें तो DL और B परपेंडिकुलर हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही है, तो F1 F3 की तो कोई वैल्यू होगी, लेकिन नज़र आ रहा है कि F2 और F4 ज़ीरो होगा। जी सर, ठीक है, जो कि मेरा ख्याल है कि करेक्ट बात है। नहीं भाई, करेक्ट बात नहीं है कि नहीं है? हाँ, पैरेलल है, पैरेलल लिखा तो हुआ है, F1 F3, ठीक है। सर लेट अस F1 और सी, F3 का तो नहीं उसने भाई, बताया हुआ है कि सर मैग्नेटिक रिफ्रैक्टिव है कि फील्ड हमारे पास रिपल्सिव है। सर्कुलर है ना सर, अगर स्ट्रेट होती तो फिर जीरो होती। हाँ ठीक है, वेरी गुड, यस यस यस, यू आर राइट। हाँ जी, इट्स नॉट जीरो, लेकिन हाँ दे आर ऑपोजिट, आई गेस एग्जैक्टली ऑपोजिट है। मतलब इस एक्सप्रेशन को देखें साइन चेंज है। और इस एक्सप्रेशन को देखें, ठीक है, तो इवेंचुअली आई थिंक F2 और 4 कैंसिल कर दे। यस यू आर राइट, क्योंकि सर्कुलर है तो इसलिए ज़ीरो नहीं है। थैंक यू, चलें, सर गुड। एक बात तो बताएं, जी बेटा, ये जो EMF और EMS वगैरह हैं, ये आगे किस फील्ड में कंटिन्यू होते हैं? ये दोनों सब्जेक्ट, EMF तो आगे वैसे EMS कंटिन्यू होता EMF है, क्योंकि ये सिमिलर ही है वैसे ना। EMF नॉर्मली EMS में जाता है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन इन दोनों को आप पैरेलल पढ़ा सकते हैं, मतलब इसमें इतनी सिमिलैरिटी मौजूद है। उसके बाद जो ये वाला जी कोर्स जी। है ये एंटेना में भी जाता है, और जो लोग काम करते हैं ना इसमें पावर में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर यानी डबल ई पावर, मतलब जो पावर हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं होती। जो हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं होती, पावर जनरेशन, पावर
ट्रांसमिशन, नेटवर्क, तो इसमें इसमें ये दोनों बड़े फीड होते हैं बड़े तो आराम हमारे से। पास जो इलेक्ट्रिकल में सिग्नल्स वाला है उसमें तो नहीं ये सब्जेक्ट्स आते? नहीं, लेकिन एंटेना में शुक्र आता है, है। मतलब इफ एनसो इज इंटरेस्टेड इन एंटेना तो उसमें ही आता है। तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा? मतलब इलेक्टिव है, अगर आपने रखना है तो आप पढ़ें बिल्कुल, अगर नहीं रखना तो ना पढ़ें। तो मतलब अगर एंटेना हम के पैरेलल में आई गेस उसकी जगह फिर कौन सा रख सकते हैं? मेरा ख्याल है VLSI ऑफर होता है। वो क्या चीज़ है सर, VLS? अच्छा, वो जो होता है वेरी वेरी वेक्टर लार्ज वेरी वाला लॉग, कोर्स है जो। कॉन्फ़िगरेशन, वेरी लॉग जो हमारा मतलब वो ये, होता हाँ है जी, प्रोग्रामिंग टाइप। TLD की और कंप्यूटर आर्किटेक्चर इस साइड की आगे ओके, इंटीग्रेशन। चलें शुक्र हो गया, ये ठीक हो गया। ठीक है ना, चलो, मतलब ये जान छूट सेमेस्टर जाएगी इतना तंग नहीं करेगा आगे जाके। ऐसे ऐसे। सर सिर्फ एक ही अच्छा, इलेक्टिव होता है? नहीं और कौन सा इलेक्टिव में आता है? मतलब वैसे तो 4 होते हैं इलेक्टिव, लेकिन उसमें से हम लोगों ने 2 को फिक्स किया हुआ है और 2 को ओपन छोड़ा हुआ है। अच्छा, ये पर सेमेस्टर 4 होते हैं या लास्ट पूरे नहीं, ईयर के? पूरी पूरी इंजीनियरिंग में 4 है। ओके ओके ओके, ठीक मतलब है। इलेक्टिव्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं, जिस तरह अप्लाइड थर्मो स्लैश बेसिक मैकेनिकल ना, इनमें से इन दोनों की ऑप्शन है कि आप डबल ई को कौन सा पढ़ाना चाहते हैं। तो बेसिक मैकेनिकल पढ़ाना चाहते हैं या अप्लाइड थर्मो पढ़ाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने उसको फिक्स किया हुआ है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स पे, तो ठीक है। दिस इज ओके। तो इसी तरह एक और इलेक्टिव आगे आएगा, उसको हमने फिक्स किया हुआ है स्पेस क्राफ्ट इंजीनियरिंग के ऊपर ना। तो उसके पास कौन सा ऑप्शन था दूसरा? सर वो कौन पढ़ाता है सर स्पेसक्राफ्ट? मतलब वो है कि ना इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कोई और जो भी इंजीनियरिंग है ना, किसी भी और इंजीनियरिंग का आप कोई कोर्स उठा के करवा दें, ठीक है। तो स्पेसक्राफ्ट जो है वो सिस्टम इंजीनियरिंग का कोर्स है, तो इसलिए हम वो करवा देते हैं। और आप यूँ कह लें एक तरह से सर हमारे पास उसके लोग भी अवेलेबल हैं। जी बेटा। सर वो थर्मो से ज़्यादा ये जो आपने मैकेनिकल का सब्जेक्ट बताया सर, ये ज़्यादा बेहतर नहीं है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए? बेटा कई लोग, मतलब हम दोनों ही करवा लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी फैकल्टी ना। बेसिक मैकेनिकल भी कभी ऑफर कर देते हैं, कभी अप्लाइड थर्मो भी कर देते हैं, सर लेकिन थर्मो दोनों को तो एज सच थर्मो तो एज पैरेलल सच में नहीं हमारी ये करते। भी कभी यूज़ नहीं हुई। चले वो वैसे तो हमारे ऐसे यूज होता है ना हीट यार, ये कंप्यूटर आप, वगैरह और इनके डिजाइन में हाँ जी होता तो है मेरे ख्याल से, यानी कूलिंग वूलिंग थर्मोडायनेमिक्स, इस तरह से। कूलिंग वगैरह का काफी उसका पीसी जो बनाते हैं उनके लिए बड़ा वो लेकिन आप होता है। यानी देखें, वो कोर्स की फीडबैक होती है इवेंचुअली ना। तो अगर अब मुझे पता नहीं है ना कि आप लोग वो कैसे उसको फिल करते हैं, कितना ऑनेस्टी से। अदरवाइज सर ये हम इसी जो वजह से हमें होती अच्छा है नहीं कि आप, लगता ना वो ऑनेस्टी से करते हैं बाकी तो सारा बेस्ट कर देते हैं। तो जिसमें हमें पसंद नहीं आया होता उसे हम पीछे रखते हैं काफी अच्छा ये, तो इसका मतलब है ये वाला कोर्स जो है ना वो, इसकी फीडबैक तुम लोग नहीं नहीं सर, होप पे ऐसा जाके नहीं, नहीं करोगे। नहीं सर, इसकी तो ऐसा बहुत नहीं। अच्छी जाएगी, आप टेंशन ही होप ना पे लें। जाके सर वो पॉजिटिव साइड पे करेंगे सर हम। हाँ चलो अल्लाह अच्छा करे सर हम तो इंशाल्लाह। कहेंगे अच्छा यार, आपको HOD बना दें सर। खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो, क्यों मुझे तुमने डिपार्टमेंट से निकलवाना है। तो सर आप अच्छा अगले चलो, सेमेस्टर पढ़ाएंगे हमें कुछ? सर वो नया डिपार्टमेंट बना तो है सर, आपको उसका बना देंगे। अच्छा चलो अल्लाह सर अच्छा करेगा। हम नई यूनिवर्सिटी खोल लेते हैं सर, इन छोड़े चलो, आगे स्ट्रीम को। इतना मक्खन ना लगाओ मुझे, इतना मक्खन ना लगाओ, बहुत शुक्रिया। अच्छा चलो, तो अब हम किसके ऊपर जा रहे हैं? नाउ वी आर गोइंग ऑन मैग्नेटिक टॉर्क। ठीक है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो आप पूछ रहे थे कि ये सब्जेक्ट आगे कहाँ फीड होता है, तो अब नाउ दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटर्स एंड जनरेटर्स। ठीक है, नाउ ये जो है आपका जो लूप है, कंसिडर दिस एज द रोटर कॉइल। ठीक है, जो ये वाली है ये रोटर कॉइल, एंड कंसिडर कि इसके साइड के ऊपर वो जो आपकी जो एक तस्वीर बनी हुई ना ऐसे एन और ऐसे काफ़ी पॉपुलर सी तस्वीर है ना आपकी किताब में,
देखिए आपने ये तस्वीर कि नहीं देखी अपने ईएमएस में? यस सर, ये ठीक है ना? बड़ी देर तो से देख ये, रहे हैं। हाँ जी, ये इसी की रेप्लिकेशन है। ठीक है, तो यू हैव अ कॉइल। अब ये आपका स्टेटर है। अब स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परमानेंट मैग्नेट की वजह से भी हो सकती है और करंट पास करने की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, हम उसमें पोल्स क्रिएट कर लेते हैं। करंट पास करने से ना, 3 फेज करंट पास करें तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है जो कि ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देती है ना। ठीक है, तो नाउ इफ यू लुक एट इट, नाउ दिस इज व्हाट वी वांट टू से कि इफ यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड which is uniform, इसकी वैल्यू है B जो कि यहाँ पे दिखाई भी है, एंड देयर इज अ लूप ऑफ करंट। ठीक है, स्क्वायर लूप ऑफ करंट। अब आप ये देखिए कि इफ यू कैलकुलेट द फोर्स, तो अब इसके ऊपर, यानी प्रीवियस वाले केस में तो आपकी बात सही थी कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर थी, लेकिन इस वाले केस में नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ और पोल, साउथ पोल्स आमने सामने एक दूसरे के आ गए। ठीक है, अब ये कहीं इस तरह से यानी सर्कुलेट जरूर हो रही होगी, लेकिन इस एरिया में इट इज पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो अब आप देखिए अगेन, क्योंकि लूप के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक की वजह से दे शुड बी 4 सेक्शंस। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4। ठीक है, 4 फोर्सेस, 1, 2, 3 और 4। अब इस केस में 2 और 4 वुड बी इक्वल टू क्या? F2 और F4 दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आइडियल और B दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, अब वो सर्कुलर वाला हिसाब नहीं है। ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, ये वाली फोर्स, ये वाली और ये वाली फोर्स दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जरूर हैं, लेकिन अगर आप रोटेशन के हिसाब से देखें तो ये दोनों एक दूसरे को कपल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये फोर्स नीचे की तरफ जाएगी और ये फोर्स ऊपर की तरफ जाएगी तो ये पूरे का पूरा कॉइल जो है वो इस तरह से रोटेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर एसी सर्किट में अगर आप इस नॉर्थ साउथ को स्विच करते रहें तो ये इस तरह से एक कॉन्टिन्यूस ऐसे घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, तो बिकॉज इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, तो इट विल स्टार्ट हैविंग सम टॉर्क जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? R क्रॉस F, वेयर R इज द मोमेंट आर्म। ठीक है, आई डू नॉट नो मोमेंट आर्म को ओरिजिन से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं, या पूरी की पूरी लेग मोमेंट आर्म होती है, क्या होता है? सर मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन R की वैल्यू W/2 होगी या W होगी? क्या नॉलेज है आपका? मतलब ये विड्थ W है तो W/, हाँ मेरा भी ये ख्याल है कि हम सेंटर से लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द मोमेंट आर्म एंड दिस इज द फोर्स जो कि हमने कैलकुलेट की है। तो अब आप ये देखिए कि बाय वर्च्यू ऑफ दिस फोर्स एंड दिस, जो दोनों टॉर्क्स होंगे, मतलब T1 जो R क्रॉस इसकी वजह से आएगा और जो टॉर्क इसकी वजह से आएगा, वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, जो कि हमें, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो कपलिंग फोर्सेस हैं। ठीक है, तो both of them will try to rotate this coil in the same direction। ठीक है, और टॉर्क की अपनी जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली ये होती है कि से फॉर एग्जांपल अगर ये एक स्क्रू ड्राइवर है, अगर ये एक पेचकस है, तो अगर ये हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ये नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज में पेच खुलता है ना, पेच बाहर की तरफ आता है, दीवार, अगर दीवार में या किसी जगह पे लगा हुआ है। लेकिन जब हम स्क्रू ड्राइवर को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो पेच नॉर्मली अंदर जाता है दीवार के। ठीक है, तो जो स्क्रू की मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो हमारी टॉर्क की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इधर दिस और दिस, सही है। तो ये सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है। नेट फोर्स क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है तो नेट फोर्स 0 है, लेकिन ये कपलिंग फोर्स है। ठीक है, तो इवेंचुअली जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगी वो 0 नहीं होगा।
ठीक है, तो ये टॉक हमने क्या किया है जी, आइडियल क्रॉस बी, आइडियल क्रॉस बी जी, आई बी और एल, लेंथ एल, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, हम यहाँ तक इसको रोकते हैं, यहाँ तक इसको रोकते हैं और यहाँ से हम इसको कल दोबारा आगे लेके चलेंगे। कल इंटरेस्टिंग काम है थोड़ा जी। ठीक, यहाँ तक हम इसको रोक देते हैं अभी, तो कल, ताकि कल सारी चीज़ें कितनी समझ आ जाए, क्योंकि इसके साथ जुड़ी हुई है, तो कल हम यहीं से शुरू कर लेंगे। ठीक है जनाब, कोई बात हो, कोई सवाल हो तो मुझे बता दें। जी नहीं बच्चों सर। को सवाल है? चलो ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।